हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, पीएनएसटी, एएनएम और एम्स के एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं साथियों। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पीएनएसटी के एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ चुकी है फ्रेंड्स, जो कि आपको अपडेट हमने करवा दिए हैं। तो आपने अभी तक जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा है वे चैनल पर जा कर के एग्ज़ाम नोटिफिकेशन वाला वीडियो ज़रूर देख ले। 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं एएनएम के, और जो कि 29 मई तक ये चलने वाले हैं। तो सभी साथी जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, गलत मिलान की जोड़ी चुने। गलत मिलान की जोड़ी चुने बोला गया है। पहला है सबलिंगुअल नलिकाओं, रिविनस वाहिनी, हिपैटोपैक्रेटिक मपुल्ला, वेटर के मपुल्ला, ऑक्सिंटिक कोशिकाएं, पैराइटल कोशिकाएं, सहायक अग्नाशयी नलिका, वीरशुंग की डक्ट। वीरशुंग की डक्ट, इनमें हमें जो है गलत मिलान या गलत जोड़ी का चयन करना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सहायक अग्नाशयी नलिका या वीरशुंग की डक्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन गलत मिलान से संबंधित है। बार्थोलिन की ग्रंथि मूत्र मार्ग के दोनों तरफ, त्वचा की चमक, नर प्रोटिस्ट का सधर्मी, स्तन अम्पुल्ला दूध स्टोर कर सकते हैं, एरियोला निप्पल के आसपास पिगमेंटेड क्षेत्र। गलत मिलान हमें यहाँ पर करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बार्थोलिन की ग्रंथि मूत्र मार्ग के दोनों तरफ। नेक्स्ट, एक्टोपिक गर्भावस्था है। गर्भ में भ्रूण की असामान्य वृद्धि, गर्भाशय के बाहर भ्रूण की वृद्धि, भ्रूण का आधा फैलोपियन ट्यूब में और आधा गर्भाशय में विकसित होना, गर्भाशय के बाहर प्रत्यारोपण। एक्टोपिक गर्भावस्था क्या है पूछा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गर्भाशय के बाहर भ्रूण की वृद्धि। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सही कथन, सही कथन की पहचान करें। मूत्र की ग्रंथि यूरिया के अमोनिया के जीवाणु आक्रमण के कारण होती है। उच्च प्रोटीन आहार मूत्र की क्षारीयता को बढ़ाता है। मूत्र का औसत पीएच 7.2 है। मूत्र रुधिर प्लाज्मा के लिए हिपोटोनिक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मूत्र की ग्रंथि जो है यूरिया के अमोनिया के जीवाणु आक्रमण के कारण होती है। नेक्स्ट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए प्रयोग किया जाता है। क्लोनिंग वेक्टर के साथ जुड़कर पुनः संयोजक डीएनए का निर्माण, उनके आकार के अनुसार डीएनए टुकड़ों का पृथक करना, डीएनए तारों की एनीलिंग, टुकड़ों के में डीएनए काटने के लिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है पूछा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उनके आकार के अनुसार डीएनए टुकड़ों का पृथक
करना जो है, डीएनए के टुकड़े हैं उन्हें पृथक करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ हम करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डीएनए टुकड़ों को पृथक करना। अगला क्वेश्चन, पुरकिंजे कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। एक आपने सुना होगा सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली की कोशिकाएं कहाँ होती है फ्रेंड्स? यह वृषण में होती है। सर्टोली कोशिकाएं वृषण में होती है। वैसे यहाँ पर एक दी हुई है पुरकिंजे कोशिकाएं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जरूर आप नोट डाउन कीजिए। सेरेबेलम में, हाइपोथैलेमस में, सेरेब्रम में, मेड्यूला में। आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वह सभी किससे संबंधित है? हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। जैसे कि सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और मेड्यूला, ये सभी हमारे जो मस्तिष्क है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा गया है पुरकिंजे कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है कि जिसमें कि पुरकिंजे की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेरेबेलम में। सेरेबेलम में ही पुरकिंजे कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसके संलयन से होता है? एक्स वाई अंड व वाई वाई शुक्राणु, एक्स एक्स अंड व वाई वाई शुक्राणु, एक्स एक्स अंड व वाई शुक्राणु, एक्स अंड व वाई शुक्राणु। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, एक्स वाई के रूप में, वाई के रूप में और एक्स के रूप में। तो आपको क्वेश्चन का आंसर ध्यान से करना है फ्रेंड्स। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पूछा गया है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है किसके संलयन से होता है बोला गया है? तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि एक्स एक्स अंड और वाई शुक्राणु के द्वारा के संलयन से ही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, स्पीशीज प्लांटेरियम किसने लिखी तथा पादपों का वर्गीकरण का आधार किसने दिया? कैरोलस लीनियस, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, चार्ल्स डार्विन। स्पीशीज प्लांटेरियम और जो पादपों का वर्गीकरण का आधार है यह किसके द्वारा दिया गया पूछ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कैरोलस लीनियस के द्वारा। फिंगरप्रिंट तकनीक सर्वप्रथम किसने विकसित की? मूलर, ग्रिफिथ, मिस्चर, एलेक जेफरी। फिंगरप्रिंट तकनीक सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एलेक जेफरी। अगला क्वेश्चन, किसी पादप के एल्यूरोन कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी जिसके जोड़ों के सिरों में 42 गुणसूत्र हों? 42, 84, 21, 63। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जड़ों के सिरों पर जो है गुणसूत्रों की संख्या अगर 42 होती है तो एल्यूरॉन कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या 63 होगी, 63। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव जीनोम प्रोजेक्ट HGP जिसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा जाता है, जीव विज्ञान में नए क्षेत्र के तीव्र विकास से संबंधित है कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी, जैव शैक्षणिकी, जैव भौगोलिकी, सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जैव शैक्षणिकी।
नेक्स्ट, उच्च विलेय सांद्रता के प्रति गति करने वाले जल की प्रवृत्ति किसका उदाहरण है? निष्क्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन, विसरण, परासरण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा विसरण। नेक्स्ट, सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन किनके बीच होता है? mRNA और राइबोसोम के बीच, एक नर और एक मादा युग्मक के बीच, दो समजात गुणसूत्रों के बीच, स्पिंडल तंतु तथा सेंट्रोमियर के बीच। सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन जो है वह दो समजात गुणसूत्रों के बीच होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दो केंद्रक विभाजन अर्धसूत्री 1 एवं अर्धसूत्री 2 के दौरान होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र संख्या व संतति में आनुवंशिक विचलन होते हैं। कौन सी घटना अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज 1 के दौरान नहीं होती है? तर्कुतंतु का अलग होना, समजात गुणसूत्र का युग्मन, तर्कुतंतु का निर्माण, समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा तर्कतंतु का अलग होना। नेक्स्ट, 1972 में प्लाज्मा झिल्ली का द्रव्य मोज़ेक मॉडल किसने दिया? कैमिलो गोल्जी, रॉबर्ट ब्राउन, सिंगर व निकोलसन, रॉबर्टसन। प्लाज्मा झिल्ली का द्रव्य मोज़ेक मॉडल सिंगर व निकोलसन के द्वारा यह दिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक पादप की प्रजाति की प्रत्येक कोशिका में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 14 है। पॉलीप्लाइड की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 18, 14, 7, 28। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 28। नेक्स्ट, आपको 13 अर्धसूत्री विभाजन दिए गए हैं। इन विभाजन से कितने बीज बन सकते हैं? कितने पराग कण नष्ट होंगे? बीज की संख्या 13, अवशिष्ट परागणों की संख्या 13, बीज की संख्या 2, अवशिष्ट पराग कणों की संख्या 10, बीज की संख्या 52, अवशिष्ट पराग कणों की संख्या 52, बीज की संख्या 10, अवशिष्ट पराग कणों की संख्या 2। तेरह अर्धसूत्री विभाजन दिए गए, जिनमें से कितने इन विभाजनों में से कितने बीज बन सकते हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बीज की संख्या 10 और अवशिष्ट परागण की संख्या 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है फ्रेंड्स। सही नहीं है बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अधिकांश बड़े उत्परिवर्तन एलील उत्पन्न करते हैं जो प्रभावी होते हैं। उत्परिवर्तन से विचलन उत्पन्न होता है जिस पर कृत्रिम वर्ण कार्य करता है। उत्परिवर्तन दर कृत्रिम माध्यम द्वारा बढ़ाई जा सकती है। उत्परिवर्तन स्वतः तीव्र व यादृच्छिक होते हैं। सही कथन नहीं है। अधिकांश बड़े उत्परिवर्तन एलील उत्पन्न करते हैं जो प्रभावी होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यह कथन सत्य नहीं है। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन साथियों ने अब तक के एनएम नोटिफिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है वे जल्दी से जाकर चैनल पर वो वीडियो देख ले, सारी प्रोसेस जान ले और फॉर्म फिलअप कर दीजिए फ्रेंड्स, और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।